हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारी सीटेट की परीक्षा चल रही है और उसी के लिए हम यहाँ पर डेली एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे एग्ज़ाम में किस किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सभी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपको एक पैटर्न के बारे में पता चल सकेगा कि किस किस तरह से और किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से निपुण का फुल फॉर्म क्या है। अब आप सभी लोगों को पता है कि अब जो है हर शिफ्ट में निपुण से और इसी के साथ जो आपका NEP 2020 है उससे क्वेश्चन बन रहा है। तो हम सभी लोगों को जो निपुण टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में पढ़ करके जाना है। और जो आपकी 13 तारीख की जो शिफ्ट थी उसके अंदर भर के मुझे लगता है लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो थे आपके वो NEP से पूछे गए थे। तो इसलिए वहाँ पर बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी आप सभी लोगों को इन टॉपिक्स की। तो विकल्प देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड नंबर। अगला कह रहा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तीसरा कह रहा है कि न्यू इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब आप लोगों को बताना है कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है और इस पे आप सभी लोग स्टार लगा लीजिए। जिसका भी पेपर आने वाली शिफ्ट में होगा उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, इसलिए आप सभी लोग इसकी फुल फॉर्म को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसकी फुल फॉर्म आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। और इसी के साथ मैंने आपको परख के बारे में भी बताया था, तो आप लोग परख को भी अच्छे से पढ़ कर के जाइएगा, उसकी फुल फॉर्म को भी आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। तो यहाँ पर जो आंसर सही बनेगा, N का मतलब हो जाएगा नेशनल, I का मतलब हो जाएगा इनिशिएटिव, फॉर P से हो जाएगा प्रोफिशिएंसी, इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग U से हो जाएगा, N से हो जाएगा एंड न्यूमरेसी। तो ये होती है निपुण की फुल फॉर्म जिसको आप सभी लोगों को याद रखना होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आपका लिव वाइगोत्स्की से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिव वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकल्प क्या दिए गए हैं। परिपक्वता, संगठन, भाषा, संतुलन। सभी लोगों को जल्दी से आंसर करना है और जिन लोगों ने भी लिव वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ रखी होगी उन्हें बहुत ही अच्छे से पता भी होगा कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। इसी के साथ सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे ताकि और भी लोग जुड़ सके। आप लोगों की संख्या डेली कम रहती है, इसलिए आप लोग कोशिश किया करिए कि अपने साथ साथ लोगों का भी भला करिए और भी लोगों को क्लास में जोड़िए। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं लिव वाइगोत्स्की की, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट माना है वो माना है भाषा को लेकर के। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा जो कि कूट में पहले नंबर पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोहल वर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या माना गया है। अब हम सभी लोगों को पता है कि कोहलबर्ग से भी हमारे क्वेश्चन 1 से 2 जरूर बनते हैं, तो हम लोग कोहलबर्ग की थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बात किसकी की गई है, 7 से 8 वर्ष के बच्चे की। तो ये बच्चा किस क्लास में होगा। तो समथिंग मान लीजिए ये जो बच्चा होगा वो फर्स्ट से लेकर के 2nd क्लास का बच्चा होने वाला है ये। ठीक है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर हमें आंसर भी कर लेना होगा। विकल्प क्या दिए गए हैं कि सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, आज्ञा पालन एवं दंड, सामाजिक कानून व्यवस्था बनाए रखना। अब बता दीजिए जो बच्चा फर्स्ट से 2nd क्लास का होगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। हिंट मैंने आप सभी लोगों को दे दिया है, अब जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग।
तो देखिए, जब हम बात करते हैं कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चे की, तो इसके अंदर बच्चा जो होता है वो अपना नैतिक निर्णय कैसे लेता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे कि घर के अंदर अगर कोई मेहमान आता है तो मम्मी पापा बोलते हैं कि जल्दी से पैर छुओ। हाँ, अगर बच्चा मान लो अगर पैर नहीं छूता है तो बच्चे का माँ की तरफ या फिर बच्चे का पापा की तरफ जो आई कांटेक्ट होगा वो उसको अपनी आंखों से डराते हैं। तो इसके अंदर बच्चा क्या समझ जाता है कि हमें इनके चले जाने के बाद खूब पिटाई होगी हमारी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो जो 1 से क्लास 2 का जो बालक होगा उसके अंदर जो है वो आज्ञा पालन और दंड को लेकर के चिंतित रहेगा। तो आंसर यहाँ पर बनेगा ये तीसरा वाला, जो कि पहले नंबर पर दिया गया है। तो बच्चा इस अवस्था के अंदर निर्णय कैसे लेगा, दंड और आज्ञा पालन से होकर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करती है। विकल्प दिए गए हैं। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। अगला कह रहा है कि मूर्त संसाधनों का बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। चौथा कह रहा है कि अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। अब आप लोगों को बताना है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होंगे उनके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, जब बात आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसके अंदर शिक्षक क्या करेगा, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग नहीं करेगा। आप सभी लोगों को पता है जटिल चीजें बच्चा नहीं समझ पाएगा क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। अगला कह रहा है कि परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहा गया है। मूर्त संसाधनों का बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही कही गई है, यानी कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है तो इसके अंदर जो बच्चे होंगे वो मूर्त संसाधनों के द्वारा चीज़ों को देख करके तभी सीखेंगे। तो आंसर यहाँ पर तीसरा वाला बनेगा, जो कि कोट में तीसरे नंबर पर दिया गया है। अमूर्त तो तब हो जाएगा जब जीन पियाजे की लास्ट वाली स्टेज होगी, वहां पर बात की गई है अमूर्त चीज़ों को लेकर के, जो कि 15 वर्ष के बाद ही आती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। अतीत में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था कि जैसे कि रटने की विधि से सीखने को स्थानांतरित करना। अगला कह रहा है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना और परीक्षा को कक्षा के सीखने में एकीकृत करना। यह किसने कहा था। विकल्प क्या दिए गए हैं। राष्ट्रीय फोकस समूह यानी कि नेशनल जो फोकस ग्रुप है उसने कहा था, या फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला कह रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति। अब सभी लोगों को आंसर करना है कि किसके अंदर ये विचार सम्मिलित किए गए थे। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो ये जो आपका बताया गया है, ये बताया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। तो आंसर यहाँ पर दूसरा वाला बन जाएगा। अब इसके अंदर कहा क्या गया है, आपको ये पॉइंट भी याद रखने पड़ेंगे। इसके अंदर कहा गया है कि रटने की विधि से सीखने को स्थानांतरित करना, यानी कि रटने की विधि पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, बल्कि बच्चे को सिखाने पर जोर देना है कि बच्चा चीज़ों को कैसे सीखेगा। अगला क्या दिया गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना, मतलब कि बच्चे को सिर्फ स्कूल के ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना है, बच्चे को उसके परिवेश से जोड़कर भी चीज़ों को बताना है। अगला कहा गया है कि परीक्षा को कक्षा के सीखने में एकीकृत करना, यानी कि जो परीक्षा होगी वो कक्षा के सीखने में सम्मिलित होगी। तो ये 3 बातें जो थी वो आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर बताई गई थी। तो ये 3 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है आने वाले पेपर के टाइम पे आपसे ये पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने तथा उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित करती है।
किस चीज़ के अंदर करती है? विद्यार्थी को अक्षरों और शब्दों से संबंधित जो क्षमता होती है वो किसके अंदर प्रभावित करती है? विकल्प दिए गए हैं वाचन वैफल्य, लेखन वैफल्य, गुणन वैफल्य या फिर गति वैफल्य। अब आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा पहला वाला, यानी कि वाचन वैफल्य। आंसर यहाँ पर सीरियल से पहले नंबर पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? विकल्प दिए गए हैं शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन, माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन या फिर एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है? आंतरिक अभिप्रेरणा की, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन की बात की गई है, जो अंदर से उत्पन्न होती है। तो कह रहा है कि इसमें शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन। क्या आप शिक्षक की प्रशंसा करने के लिए आप जो है पढ़ाई करेंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला कह रहा है कि प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन, ये भी गलत ही कहा गया है। तीसरा कह रहा है कि माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, यानी कि आप मम्मी पापा की डांट की वजह से जो है आप पढ़ाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण ही नहीं है। अगला कह रहा है कि एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, बिल्कुल ये बात सही कही गई, यानी कि जब आप कोई गतिविधि करते हैं, यानी कि कोई भी अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं या फिर कोई प्रोजेक्टिव चीज़ें सीखते हैं, तो उसके अंदर जब तक आपकी रुचि नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को कैसे सीख पाएंगे? कभी भी नहीं सीख पाएंगे। और इसके लिए जो आपके अंदर रुचि बनेगी वो आपको अंदर से मोटिवेट करेगी कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये चीज़ सीखनी है और तुम्हें कुछ करके दिखाना है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो अंदर से ही आती हैं। तो ये जो होता है ये आंतरिक अभिप्रेरणा का यहाँ पर उदाहरण माना गया है, जो कि चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि लास्ट में दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था, क्या मानना था? ज्ञान का सह निर्माण क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। अगला कह रहा है कि ज्ञान को शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। सीखना ही नाम के प्रति एक अनियंत्रित प्रतिक्रिया है। चौथा कह रहा है कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई थी? लेव वाइगोत्स्की की। हम सभी लोगों को पता है कि जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने क्या कहा था कि ज्ञान का जो सह निर्माण क्षेत्र में होता है, जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद करने में है। आप सभी को पता है कि जो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने इसके फोल्डिंग पर ज़्यादा दिया है जोर। तो आंसर यहाँ पर जो बनेगा ये पहला वाला बन जाएगा, जो कि लास्ट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि समावेशन का क्या अर्थ है? विकल्प दिए गए हैं भागीदारी और जुड़ाव के और असमान अवसर, भेदभाव को बढ़ाने देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, अनुसूचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। चौथा कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। अब बताना है कि यहाँ पर समावेशन का क्या अर्थ होगा सही मायने में। आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं समावेशन की, तो समावेशन का सही मायने में अर्थ क्या बताया गया है? पहला कह रहा है कि भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। असमान अवसर नहीं, बल्कि जब समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे तो समावेशन की बात बनेगी। अगला कह रहा है कि भेदभाव को बढ़ाने देना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप भेदभाव को बढ़ावा देंगे। तीसरा कह रहा है कि अनुसूचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। ये तो बिल्कुल गलत दे रखा गया है, अनुसूचित प्रयास कैसे करेंगे आप। चौथा कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। तो ये बात देखिए यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव कही गई है, यानी कि विद्यार्थियों को जो उनकी सामाजिक पहचान है, यानी कि जो समाज के द्वारा उन्हें पहचान मिली है, उसके साथ ही उसे अपनाना पड़ेगा। फिर बच्चा चाहे जैसा भी हो, चाहे आपका वो पढ़ने में अच्छा हो या फिर ख़राब हो, या फिर उसके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के दिक्कत हो, या फिर वो शारीरिक रूप से उसके अंदर कोई दिक्कत आई हो, या फिर मेंटली किसी चीज़ से उसको दिक्कत हो, तो सभी चीज़ों को लेकर के अपनाना पड़ेगा उसे। तो समावेशन का जो सही मायने में अर्थ बताया गया है वो चौथे वाले ऑप्शन में क्लियर किया गया है। तो आंसर यहाँ पर चौथा वाला ही बनेगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। एक छात्र गिटार सीखने का आनंद लेता है और घंटों अभ्यास करने के बावजूद संतुष्टि प्राप्त करता है। छात्र है, विकल्प दिए गए हैं कि बाह्य रूप से प्रेरित है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, या फिर शिक्षक को खुश करने की कोशिश कर रहा है, या फिर प्रशंसा के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन कर रहा है। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, और एक बार सभी लोग क्लास पे अंगूठा चिपका देंगे, इसी के साथ लोगों तक शेयर भी कर देंगे ताकि और भी साथी जो हैं वो आपके साथ जुड़ पाएं। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है। एक जो छात्र है वो गिटार बजा रहा है और उसको बजाने के साथ साथ वो उसके अंदर एकदम मस्त मौला हो चुका है, जो कि घंटों अभ्यास करने के बावजूद भी संतुष्टि प्राप्त करता है। तो वो घंटों अभ्यास जो कर रहा है उसके बावजूद भी उसे संतुष्टि मिल रही है। ऐसा किस लिए मिल रही है? बाह्य रूप से प्रेरित है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपसे जबरदस्ती किसी चीज़ को थोपा जाएगा कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, तो आप बिल्कुल भी संतुष्टि उस चीज़ के अंदर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई है। आंतरिक रूप से प्रेरित है, तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। मतलब कि वो अंदर से उसको मोटिवेशन मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है अंदर से चीज़ों को करने के लिए, यानी कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, इसलिए तो वो घंटों जो है अभ्यास करने के बावजूद भी जो है उसे संतुष्टि मिल रही है। नहीं तो क्या होता है कि अगर कहा जाए आप लोगों से कि आप लोग घंटे भर पढ़ाई करो, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घंटे भर में ऊब जाते हैं। तो यहाँ पर तो वो ऊब ही नहीं रहा है बल्कि संतुष्टि प्राप्त करता जा रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अंदर से प्रेरित है। तो आंसर यहाँ पर दूसरा वाला बनेगा जो कि लास्ट में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी कोई आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। कहा गया है कि निपुण भारत मिशन कितने वर्ष के बच्चों पर ध्यान देता है? विकल्प दिए गए हैं जन्म से 5 वर्ष के बच्चों पर, 4 से 10 वर्ष के बालकों पर, 3 से 9 वर्ष के बालकों पर, या फिर जन्म से लेकर के 18 वर्ष के बालकों पर। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, ठीक है। और इससे जो है आपका क्वेश्चन बनेगा भी ज़रूर, इसकी हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि निपुण से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके वो अपने एक एक क्वेश्चन रखेगा। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा CDP का पोर्शन। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने पर्यावरण के क्वेश्चंस को। हम देखेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। कलमकारी किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकारी है? विकल्प क्या दिए गए हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और असम। आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देखिए जब बात आती है कलमकारी की, तो हम सभी लोगों को पता है कलमकारी कहाँ की फेमस है। ये फेमस है आंध्र प्रदेश की। तो आंसर क्या बनेगा? ये तीसरा वाला बन जाएगा। इसी के साथ हमें आंध्र प्रदेश में और क्या चीज़ याद रखनी है, तो आंध्र प्रदेश में ही आपका मामिडी तांड्रा बनाया जाता है, जिसको बनाने के लिए समय लगता है 28 दिन का। और इसके अंदर सामग्री क्या क्या प्रयोग की जाती है मामिडी तांड्रा बनाने के लिए? तो इसके अंदर आम के साथ साथ गुड़ भी यूज़ होता है, चीनी भी यूज़ होती है, चटाई यूज़ होती है, 2 बांस के डंडे का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मामिडी तांड्रा को बनाने के लिए वहाँ पर प्रयोग में लाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड से क्या क्वेश्चन आपका बना के देगा कि जो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं वो किस राज्य में हैं? तो आपको क्या बताना होगा कि जो उत्तराखंड राज्य होगा वहाँ पर पथरीले रास्ते, यानी कि जो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होंगे वो उत्तराखंड राज्य में होते हैं, जहाँ से बच्चे जो है चल करके अपने स्कूल को पहुँचते हैं। तो वो आपका काफ़ी सारा बड़ा स्टेटमेंट दे देगा और उससे घुमा करके आपसे क्वेश्चन पुटअप कर देगा। अगर हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के बारे में NCERT में क्या दिया गया है कि वहाँ पर जो है आपके बाजरे की खीर जो है बहुत फेमस है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, तो आप लोग जो वहाँ का फूड है आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं असम के बारे में, तो हम सभी लोगों को पता है कि असम के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि है बिहू फेस्टिवल। और अगर हम बात करते हैं यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ बिहू के बारे में ही पूछे, हो सकता है वहाँ के शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी पूछ ले। तो हमें शास्त्रीय नृत्य को भी याद रखना है, जो कि क्या है? सत्रिया है। क्या है यहाँ का नृत्य? सत्रिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं, ताकि अगर आपका क्वेश्चन बने तो इन्हीं से बने, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन को।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा गया है। भारत के वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? आई थिंक ये क्वेश्चन देखने को मिला है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। विकल्प क्या दिए गए हैं? भगत पुराण सिंह, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। अब सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जल्दी से। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत के वाटरमैन की, तो इस नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है वो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? ये चौथा वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा अमृता देवी बिश्नोई के बारे में, जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वो भी कितने लोगों के साथ की थी? 363 लोगों के साथ इन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था, पेड़ों से चिपक करके। तो आपको बताना है कि इनका संबंध किससे है? मृदा संरक्षण से है, महिला सशक्तिकरण से है, पर्यावरण संरक्षण से है, या फिर जल संरक्षण से है? आंसर करेंगे सभी लोग। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये बन जाएगा तीसरा वाला, यानी कि जो आपकी अमृता देवी बिश्नोई थी ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थी। इसी के साथ जो आपकी मेधा पाटेकर थी ये भी पर्यावरण संरक्षण से ही संबंध रखती हैं। कौन है? मेधा पाटेकर। ठीक है, आप लोग इनका नाम याद रखिएगा। हो सकता है दे आप लोगों को दोनों नाम ही पूछ सकता है कि अमृता देवी बिश्नोई और मेधा पाटेकर जो हैं इनका संबंध किससे है। तो आपको क्या टिक करना है? पर्यावरण संरक्षण से। अगर हम बात करते हैं मेधा पाटेकर ने किसको लेकर के बचाव अभियान शुरू किया था, तो इन्होंने नर्मदा नदी को लेकर के बचाव अभियान की शुरुआत की थी, जो कि पर्यावरण से संबंध रखती हैं अपना। तो आंसर यहाँ पर तीसरा वाला बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा गया है। 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, वह कौन से राज्य हैं? विकल्प दिया गया है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। तो देखिए, अगर हम रफली मैप की बात करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग, इस साइड जो होता है वो आपकी बंगाल की खाड़ी होती है। तो यहीं पर आपके सटे हुए राज्य होते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के किनारे लगे हुए राज्य हैं, कोस्टल एरिया के स्टेट हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अपने आंसर की, तो यहीं पर आपका उड़ीसा पड़ता है, आंध्र प्रदेश पड़ता है और साथ ही साथ तमिलनाडु पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये दूसरा वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। डल झील में पाई जाने वाली पानी वाले घरों, जिन्हें कि हम लोग क्या कहते हैं? हाउस बोट कहते हैं, और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन जो कि जिक्सॉ पजल जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? जिक्सॉ पजल की तरह। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे जिक्सॉ पजल किस तरह होता होगा, तो कुछ इस तरह से उसकी आकृति होती है, यानी कि जिक्सॉ पजल जो होता है वो कुछ इस तरह से वहां पर बना होता है। तो इस तरह की वहां पर आकृति होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं रेबो, मेहराब, डोंगा और खत्मबंद। पहले आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। तो देखिए, जब हम बात करते हैं डल झील आपकी स्थित कहाँ पर है, तो ये स्थित है श्रीनगर में। आपका एनसीईआरटी में दिया भी गया है कि डल झील आपकी कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। और हम बात करते हैं इसके ऊपर जो जिक्सॉ पजल जैसा दिखने वाला डिजाइन है, इसको कहा जाता है खत्मबंद। आंसर क्या होगा? 4th वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रखा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। तो ये जो विशेषता है ये खेजड़ी वृक्ष की नहीं है, बल्कि ये विशेषता जो है वो कहाँ की है? रेगिस्तानी ओक की है। कहाँ की है?
रेगिस्तानी ओक के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यही विशेषता जो है ये नहीं है। आगे देखते क्या रहा कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा पहला वाला, जो कि यही स्टेटमेंट आपका गलत दे रखा है। अब हम बात करते हैं कि खेजड़ी के वृक्ष के साथ साथ आपका जो बबूल होता है और कीकर होता है, ये दो पेड़, और इसी के साथ आपका एक नीम भी होता है। तो ये जो 3-4 पेड़ होते हैं, इनके अंदर कभी भी इनकी लकड़ी में कीड़ा वगैरह नहीं लगते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा गया है। कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी कितनी बताई गई है, 13.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी कितनी होगी। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं कि गोलकुंडा किले से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी किस तरह से बन रहे हैं, मैपिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिख लेंगे, 110 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, आगे क्या करना है हमें कि 13.7 सेंटीमीटर है जमीन पर, तो बताना है हमें कि 13.7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, यही पूछा हमसे, क्योंकि कम से कम दूरी कितनी होगी ना, तो दूरी पूछ रखा है, यानी कि किलोमीटर में आपका आंसर आएगा इसका। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल तरीका सीखते हैं इसका। तो हमें क्या करना है, 13.7 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 137 इधर हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, फिर से 137 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1.507 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो अब इसे बदलना किस में है, तो इसे मीटर में बदलने के लिए 3 संख्या के आगे हम लोग क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। बस अब हमारा आंसर तैयार हो चुका है, जो कि किलोमीटर में हमें बताना था, आगे किलोमीटर लगा देंगे। देख लीजिए कहाँ पर बना है, तो ये पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि शिकार करने वाले पौधे नेपेंथीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकल्प क्या दिए गए हैं कि यह पौधा भारत में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा सकता है और खा सकता है। तो ये बात यहाँ पर गलत बताई गई है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं, बल्कि जो मेढक वगैरह भी होते हैं उनको भी ये फंसा करके खा जाता है। अगला कह रहा है कि इसका आकार घड़े के समान होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। ये बात बिल्कुल सही है, कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है, तो ये पत्ती से इस तरह से ढका रहता है। अगला कह रहा है कि यह छोटे कीड़ों को आकर्षित करने के लिए एक सुखद ध्वनि निकालता है। सुखद ध्वनि नहीं, बल्कि एक मनमोहक खुशबू को निकालता है, जिसमें जो है वो कीट जाकर के धोखे से फंस जाते हैं और उन्हें ये अंदर निगल लेता है। तो स्टेटमेंट कौन सी गलत दी गई है, तो ये वाला दूसरा और चौथा दोनों ही गलत है। आंसर क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिखे यहाँ पर क्या कह रहा है। छत के ऊपर से वर्षा जल का संरक्षण किया गया है और भूजल के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया गया है। इस पारंपरिक पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा किया गया था। विकल्प क्या दिए गए हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये राजस्थान वाला बन जाएगा, जो कि तीसरे नंबर पर कूट में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। किस रोग में देते हैं, पहले भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एक तरह से, और दोबारा देखिए फिर से रिपीट हुआ है। विकल्प क्या दिए गए हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और एनीमिया। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए।
तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा चौथा वाला, यानी कि जो एनीमिया है ये इस रोग के अंदर डॉक्टर जो होता है वो रोगियों को हरी पत्ते वाली सब्जियां, इसी के साथ आंवला और गुड़ को खाने की सलाह देते हैं। तो ये थी आज की हमारी ईवीएस की क्लास, जो कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके सीटेट की परीक्षा में। उम्मीद करते हैं क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के लिए अगर आप सभी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस का नोटिफिकेशन होगा वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।